हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि रोज़ हम सेशन एडिटोरियल का पढ़ते हैं, एडिटोरियल क्लास का, तो आज भी जिसके ज़रिए हम अंग्रेज़ी को सीखते हैं। और मेरी ये कोशिश है कि जो लोगों को अंग्रेज़ी का फ़ियर है उनका फ़ियर ख़त्म हो जाए, उनको अंग्रेज़ी आसान लगे। तो रोज़ की तरह आज का भी मेरा सेशन है जो मैं आपको पढ़ाऊँगा। ये एडिटोरियल, इसमें स्ट्रक्चर्स भी हैं, लेकिन आज ज़्यादातर वोकेबुलरी है। तो आप वोकेबुलरी सीखने का आपको बड़ा मौका मिलेगा और कुछ स्ट्रक्चर्स है उसको भी मैं डिफ़ाइन करूँगा। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे ताकि आपको पूरे का पूरा बेनिफिट हो जाएगा। अगर आप ये 1 घंटा इस वीडियो को देंगे या 40 मिनट या 30 मिनट्स इसको देंगे तो आप ये समझ लें आप 6 दिन की लर्निंग जो है वो सीख ली, जो आप किताबों से सीखेंगे। तो जो नए चैनल पे आए हैं वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और उन तक पहुंच जाए वीडियो जिनको इसकी ज़रूरत ज़रूरत है। चलते हैं बिना देर के। ओके, पीएम्स करेजस डिसीशन, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के बहादुर फैसले, करेजस हिम्मत भरे फैसले। ओके, ये आज का टॉपिक है। इसकी मैं आपको समरी दे दूं। इसका जो समरी है वो ये है कि आज जो शुगर के ऊपर डिस्कशन हुई है तो उसके बारे में है, और मैं आपको जब पढ़ाऊँगा तो आप अपना भी कुछ लिख सकते हैं ताकि वो फिर मैं चेक करूँगा, उसमें आपकी राइटिंग स्किल्स डेवलप होगी। ओके, पुटिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्पेकुलेशंस एट रेस्ट अबाउट पॉसिबिलिटी ऑफ स्वीपिंग द शुगर स्कैंडल अंडर द कारपेट। जहाँ पे कामा ये पास किया है। ओके, पर इसका मतलब निकालते हैं। यानी पुटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को किसी भी पोजीशन पे रखना। ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्पेकुलेशंस यानी क्यासाराई या ओपिनियंस, जो भी ओपिनियंस या क्यासाराई रखी गई थी एट रेस्ट, कि भाई वो बस आगे नहीं बढ़ेंगी। कौन सी चीज़ की वो आगे बताएगा। एट रेस्ट एक ईडियम है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का ख़त्म होना, यानी डेड हो जाना, या जिसके ऊपर बात नहीं करना। इसका ये वर्ड है डेड, स्टैंड स्टिल। ओके, डेड, स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल। ये वर्ड जो हैं बेहतरीन वर्ड्स हैं, आप इनको नोट करिएगा। इनसे क्या होगा, आपकी जो है वोकेबुलरी डेवलप होगी। स्टैंड स्टिल। ओके, ये इधर आ जाता है। स्टैंड स्टिल यानी जो चीज़ ख़त्म हो जाए उसको कहते हैं एट रेस्ट। यानी कोई दुनिया को छोड़ भी देता है तो उसका दूसरा मतलब ये भी होता है, उसको डेड के बजाय वो लिखा जाता है स्टैंड स्टिल। ओके, पॉसिबिलिटी ऑफ स्वीपिंग द शुगर, या अब ये एट रेस्ट किस चीज़ को कर रहा है, जो स्पेकुलेशंस ओपिनियन थे। स्वीपिंग द शुगर अंडर द स्कैंडल अंडर द कारपेट, अंडर द कारपेट। ओके, अंडर द कारपेट यानी कोई भी चीज़ अगर आप कारपेट के अंदर रख लेंगे तो यानी इसको मतलब छुपाना। ये एक ईडियम है, अंडर द कारपेट, मतलब किसी भी चीज़ को कारपेट कालीन के अंदर रख देंगे तो उसका मतलब उसको छुपाना। प्राइम मिनिस्टर फुलफिल्ड हिज प्लेज ऑन थर्सडे, प्राइम मिनिस्टर ने अपना वादा पूरा किया। प्लेज यानी प्रोमिस, ये भी वर्ड अच्छा है। प्लेज यानी प्रोमिस, आप प्रोमिस को याद करिएगा, PROMISE। ओके, प्रॉमिस का मतलब होता है प्लेज, जो आप कुछ कहते हैं वो। प्राइम मिनिस्टर ने अपना प्लेज वादा पूरा किया ऑन थर्सडे को, बाय मेकिंग द फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट ऑन शुगर प्राइस पब्लिक। किस तरह से उसने अपना वादा पूरा किया। जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है, ये जो रिपोर्ट होती है लेबॉरेटरीज में होती है, जिसको पता चल जाता है फॉरेंसिक रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, यानी इसके ऊपर फर्म्स बैठते हैं, वो इसको चेक करते हैं। वो जो रिपोर्ट थी शुगर की प्राइस के ऊपर, शुगर की प्राइस जो ज़्यादा हुई थी उसको पब्लिक किया यानी आम कर दिया, यानी लोगों में बता दिया। द कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट ऑफ शुगर कमीशन अनकवर्स द ग्रास मिसकंडक्ट बाय शुगर इंडस्ट्री।
जो मुकम्मल रिपोर्ट है शुगर कमीशन की, ग्रास का मतलब होता है कंप्लीट, ग्रास सैलरी होती है मुकम्मल सैलरी, फिर उसके बाद जीपी फंड वगैरह या कुछ और भी जो बेनिफिट्स होते हैं वो बेनिफिट फंड वगैरह कटे जाते हैं तो उसको ग्रास करते हैं, या इनकम जो कटी जाती है, जो भी कमाया जाता है इंडस्ट्री से फिर वो नेट मिलती है, लेकिन पहले जो होती है वो ग्रास होती है। ग्रास मिसकंडक्ट यानी जो बड़े पैमाने पर गलतियाँ की गई बाय शुगर इंडस्ट्री के ज़रिए इन द फॉर्म ऑफ अंडर रिपोर्टेड शुगर सेल्स, उस शक्ल में जो रिपोर्ट्स को अंडर किया गया था, यानी रिपोर्ट्स जो दी गई थी वो सही नहीं दी गई थी। ओके, सेल ऑफ कमोडिटी, जो चीज़ें बेची गई थी, कमोडिटी यानी कोई भी चीज़, जिस तरह से कोई भी चीज़ होती है उसको कमोडिटी कहा जाता है, जो मार्केट में लेते हैं हम, पेस्ट वगैरह या कुछ और या कुछ खाने पीने की। तो बेनामीदार का मतलब होता है अननेम्ड, यानी जिसका नाम ना हो। बायर्स वो ख़रीदार। डबल बुकिंग, ओवर इनवाइसिंग, अंडर इन्फ्लेशन एंड मैनी अदर कारपोरेट फ्रॉड्स हैव बीन डिटेक्टेड इन द ट्रांजैक्शन ऑफ शुगर मिल्स। यानी कि जो रिपोर्ट दी गई थी वो बेनामीदार के ऊपर के बायर्स जो ख़रीदार थे वो डबल बुकिंग वाले थे। डबल बुकिंग का मतलब होता है एक ही सीट पे आप दो बंदों की रिज़र्व करें, एक ना आए तो दूसरे को दे देंगे। यहाँ पे जो लिख रहा है वो कह रहा है कि डबल बुकिंग थी, यानी एक तो बेनामीदार था जिसका नाम नहीं था और दूसरा बायस था, अगर वो उसको ना दे और फिर दूसरे को दे दें। ओके, तो इसका ये सेंस दे रहा है कि यह मतलब सही नहीं हुआ था। ओवर इन्वाइसिंग, चीज़ें मिसाल के तौर पर आपको 10 रुपये में मिलती है, आप इन्वाइस में उसके ऊपर 20 रुपये लिख लो तो इसको कहते हैं ओवर इन्वाइसिंग, यानी ये भी चीटिंग है। अंडर इन्फ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन के नीचे, भाई महंगी नहीं हुई है, इन्फ्लेशन के नीचे। एंड मैनी अदर कारपोरेट फ्रॉड्स, और बहुत से सारे इकट्ठे फ्रॉड्स जो किए गए थे। कारपोरेट में फ्रॉड्स यानी जो मेंबर्स होते हैं उस आल ग्रुप में, उसको कहते हैं कारपोरेट फ्रॉड्स, यानी चीटिंग करना, यानी इकट्ठी चीटिंग की गई थी, धोखा किया गया था। हैव बीन डिटेक्टेड, और वो पकड़ा गया। डिटेक्टेड यानी पकड़ा गया, ओके, मतलब रिवील हो गया, एक्सपोज हो गया। इन द ट्रांजैक्शंस ऑफ शुगर मिल्स, यानी जो शुगर मिल्स की ट्रांजैक्शन, जो पैसे दिए जाते हैं या चीज़ जो हम खरीद करते हैं तो उसको कहते हैं ट्रांजैक्शंस ऑफ शुगर मिल्स। इट वाज इंडीड अ डिफ़िकल्ट डिसीजन टू मेक फॉर प्राइम मिनिस्टर एज द स्कीम इन्वॉल्व्ड क्लोज एड्स एंड कोलिशन पार्टनर्स, बट पब्लिकेशन इन रिपोर्ट्स प्रूव्स द गवर्नमेंट बिलीव इन ट्रांसपेरेंसी and has sincere intentions to reform the rotten system। दर हकीकत ये बहुत ही मुश्किल फ़ैसला था जो प्राइम मिनिस्टर ने उठाया उस स्कीम पे ऊपर। स्कीम यानी जो चीज़ गलत हुई, जिसमें शामिल थे उसके क्लोज एड्स, ये जो लिखा गया है, यानी क्लोज एड्स यानी कंपेनियंस, साथी। ये एड्स अच्छा वर्ड है, आप इसको नोट करिएगा। जैसे कि मैं पॉलिटिकल हूँ, मेरा पॉलिटिक्स से तो कोई दिलचस्पी इतना नहीं भी है, लेकिन मैं ये आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसमें वोकेबुलरी और जो स्ट्रक्चर्स वगैरह होते हैं उसको, तो आप इस चीज़ को समझिएगा। और एड्स वर्ड का मतलब होता है साथी, कंपेनियंस, फेलो, ओके, जो साथ देते हैं। एंड कोलिशन पार्टनर्स, ये कोलिशन पार्टनर्स ये भी एड्स का सिनोनिम है ऑलमोस्ट, यानी जो उस काम में साथ थे, मुलवस थे। पार्टनर्स, कोलिशन यानी इकट्ठा। बट पब्लिकेशन और रिपोर्ट प्रूव्स गवर्नमेंट्स बिलीव्स इन ट्रांसपेरेंसी, लेकिन जब पब्लिकेशन हुई रिपोर्ट की, यानी उसको आम किया गया, लोगों में तक पहुंचा दिया गया, तो ये इतबार दिलाती है ट्रांसपेरेंसी का। ट्रांसपेरेंसी यानी कि शफाफियत, यानी जो शफाफियत आ गई। एंड सिंसियर इंटेंशंस, और ये सही इरादे लग रहे थे, तो रिफॉर्म द रॉटन सिस्टम, ताकि सुधारा जाए उस सड़े हुए निज़ाम को। रॉटन सिस्टम यानी सड़ा हुआ निज़ाम, आउटडेटेड, ऑब्सोलीट, इसको कहते हैं रॉटन। ओके, दिस इज़ आल्सो कन्फर्म्ड बाय फॉलो अप मूव, इसको भी कंफर्म किया गया था, माना गया था फॉलो अप मूव से, यानी मूव का मतलब होता है जो कदम, उस कदम के फॉलो किया गया था, यानी जो कदम उठाया गया था फिर उसके पीछे कंटिन्यू गए। ये नहीं हुआ कि उसको छोड़ दिया, यानी उसको पैरवी की गई ऑफ द प्रीमियर के ज़रिए। प्रीमियर ऑलमोस्ट एक वर्ड है जिसका मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर। ये न्यूज़पेपर में लिखा जाता है, और मैं आपको बताऊं, अगर ये एडजेक्टिव होता तो इसका मतलब होता इम्पॉर्टेंट।
और इसमें अगर आखिर लास्ट में ई आ जाए, मिसाल के तौर पर अगर ऐसा लिखा हुआ होता प्रीमियर, ऐसा लिखा हुआ होता, तो इसका मतलब होता है शो या फिल्म या म्यूज़िक या कोई और प्रोग्राम जो हम ब्रॉडकास्ट करते हैं टेलीविज़न के ऊपर। प्रीमियर ये इसमें वर्ब भी है, नाउन भी है, और इसको जब हटाएंगे तो ये एडजेक्टिव है और नाउन भी है। तो नाउन में ये तो प्राइम मिनिस्टर को रेफ़र करेगा, और एडजेक्टिव में जो है ये इम्पॉर्टेंट या फेमस चीज़ को रेफ़र करेगा, बताएगा। तो इसको आप नोट करिएगा। अभी जब मैंने आपको बताया था ह्यूमन बींग्स की बात होती है तो हु लिखा आता है, रिलेटिव प्रोनाउन। ये हु जो लिखा हुआ है ये प्रीमियर के लिए लिखा हुआ है। हु हैज़ आस्क्ड हिज स्पेशल असिस्टेंट्स, जिसने पूछा है अपने ख़ास मावनत मददगारों से। स्पेशल ख़ास होते हैं, असिस्टेंट्स यानी मददगार, जो मावन होते हैं, जो सलाहकार होते हैं, असिस्टेंट्स। एंड एडवाइज़र्स, और सलाहकार। टू डिक्लेयर दियर असेट्स टू द कैबिनेट डिवीज़न, ताकि वो अपनी असेट्स यानी जो भी उनकी इनकम है उस सबको डिक्लेयर करें, ज़ाहिर करें कैबिनेट डिवीज़न के बिफोर, उनके सामने। अब कैबिनेट डिवीज़न क्या होती है? ये भी एक इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, जो जिसको लोग इलेक्ट करते हैं, उसको कहते हैं कैबिनेट डिवीज़न। इट इज़ ये है हाउ एवर, इतना के स्ट्रेंज, अजीब, दैट वाई दे वर प्रीवियसली नॉट रिक्वायर्ड टू डू सो व्हेन ऑल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आर ड्यूटी बाउंड टू सबमिट डिक्लेरेशन ऑफ असेट्स टू इलेक्शन कमीशन एंड ऑल सिविल सर्वेंट्स डिक्लेयर असेट्स एनुअली। के सेंटेंस ज़रा लंबा है लेकिन मैं आपको तोड़ के बताऊंगा, आसानी हो जाएगा। ये ऐसा अजीब है क्योंकि जो प्रीवियसली इलेक्टेड मेंबर्स थे, यानी जो इससे पहले जो भी इलेक्ट हुए थे, वो जिनका ड्यूटी बाउंड था। ड्यूटी बाउंड एडजेक्टिव है जिसका मतलब किसी के फ़र्ज़ में कोई शामिल होना। यानी कि मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं 5, 10, 9 क्लास, 7 क्लास में, तो वो उनके एग्ज़ाम्स जो है वो ड्यूटी बाउंड है, यानी वो एग्ज़ाम्स देने ही उनको पड़ेंगे, तो उसको कहते हैं ड्यूटी बाउंड, यानी किसी के फ़र्ज़ में कोई चीज़ शामिल होना। टू सबमिट डिक्लेरेशन ऑफ असेट्स, वो चीज़ों को डिक्लेयर करें, लोगों के सामने ले आएँ, इलेक्शन कमीशन के सामने ले आए। एंड ऑल सिविल सर्वेंट्स, और जो सरकारी मुलाजमीन है वो भी सारी असेट्स एनुअली डिक्लेयर करें। इस साल हमारी क्या इनकम है, अगले साल क्या थी, ये डिक्लेयर होना चाहिए। तो ये कह रहा है कि पहले नहीं हुआ था, क्यों? ये अजीब है, आयरानिकली है। देयर इज़ आल्सो अ वेलकम प्रोनाउंसमेंट अबाउट ड्राफ्टिंग टू लॉ ऑन कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एज। इसका मतलब ये है, ये जो प्रोनाउंसमेंट की गई है इसको वेलकम किया जा रहा है। अब प्रोनाउंसमेंट क्या होती है? यानी पब्लिक में आप कुछ बोल दें कि ये जो भी हुआ था इंक्वायरी, इसको आप पब्लिक में पब्लिश कर दें और लोगों को पता चल जाए। यानी जब ये पब्लिक में आ गई तो लोगों ने इसका वेलकम किया। अबाउट ड्राफ्टिंग लॉ, और कानून बनाया गवर्नमेंट ने ऑन कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है आप अगर गवर्नमेंट में इलेक्टेड हैं तो आपको बिज़नेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप बिज़नेस करेंगे तो आपको उसका प्राइमरी बेनिफिट आपको बिज़नेस में मिल जाएगा। तो ये है, अगर आप मिसाल रिप्रेजेंटेटिव हैं गवर्नमेंट के, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव फिगर हैं, तो आपको बिज़नेस नहीं करना चाहिए। इसको कहते हैं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एज अकॉर्डिंग टू प्राइम मिनिस्टर के मुताबिक, अगर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू बजाय गोइंग बाय भी लिखा हुआ होता तो भी ये चल जाता। गोइंग बाय अक्सर ये भी हमें लिखकर मिलता है ऑलमोस्ट न्यूज़पेपर में ही, ये कभी आप देखेंगे। तो ये जब आ जाए तो आप इसको नोट कर दीजिएगा। ये अकॉर्डिंग का सिनोनिम है। प्राइम मिनिस्टर, बिजनेसमैन इन पॉलिटिक्स विल पुट बिजनेस फर्स्ट एंड रिमेन प्रैक्टिस इन द पास्ट एंड रिपोर्ट द शुगर कमीशन रिवीज दिस हैपेंड ड्यूरिंग द टेन्यूर ऑफ इनकम्बेंट गवर्नमेंट एज वेल। यानी जो बिजनेसमैन जो है सियासत में, पहले वो क्या करते थे? रिमेंड करते थे प्रैक्टिस इन द बिजनेस इन द पास्ट, यानी माजी में जो है वो ऐसी प्रैक्टिस करते रहे थे। जो माजी के गवर्नमेंट में थे वो ऐसी प्रैक्टिस करते रहते थे, वो बिज़नेस भी करते थे। एंड रिपोर्ट ऑफ शुगर कमीशन रिवील दिस हैपेंड ड्यूरिंग टेन्यूर ऑफ इनकम्बेंट गवर्नमेंट एज वेल। लेकिन जो रिपोर्ट बताती है ये इनकम्बेंट गवर्नमेंट्स में भी बिल्कुल ऐसा हुआ है। यानी जो आज में शुगर प्राइसेस का मसला हुआ है, जो पहले भी हुआ था। इनकम्बेंट का मतलब होता है लगातार जो चली आए चीज़ ऊपर से, यानी जो पहले गवर्नमेंट में बैठे थे उनके
उनसे भी ये मसला हुआ था, जो आज बैठे हैं उनसे भी हुआ, लेकिन फ़र्क ये है कि आज पब्लिश हुई है रिपोर्ट, पहले नहीं हुई थी। एनी हाउ ये एडवर्ब है, कैसे भी, ये कह रहा है कैसे भी द टॉपिक्स कवर्ड बाय कमीशन लाइक फजिंग द प्रोडक्शन कास्ट क्लेम सब्सिडी, टॉपिक जो कवर किया गया है कमीशन से, लाइक फजिंग द प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन को सही नहीं बताया जा रहा है। मिसाल के तौर प्रोडक्शन 100 रुपये की हुई है लेकिन उसको बताया जा रहा है 90 का, 80 का, 70 का, इस तरह से, या ऊपर बताया जा रहा है, तो ये फजिंग उसको कहते हैं, ऊपर नीचे, यानी सही इन्फॉर्मेशन नहीं देना। तो कास्ट क्लेम सब्सिडीज़, जो कीमत मिली थी सब्सिडीज़ में, सब्सिडीज़ मैंने आपको कल भी बताया था, अगर आपने मेरा एडिटोरियल देखा होगा, तो यानी कि गवर्नमेंट जो पैसे पे करती है तो कीप प्राइस इज़ लो ऑफ द प्रोडक्ट, यानी उस प्रोडक्ट की जो कीमत है वो कम रहे। एंड मैनिपुलेटिंग द मार्केट्स, और मार्केट को मैनिपुलेट करके फ़ायदा लेते हैं। मैनिपुलेट करना यानी अपनी तरह से चलाना मार्केट को, ओके। अंडर रिपोर्टिंग दियर सेल्स, और जो रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं सही सेल्स के बारे में। कमिटिंग फ्रॉड एंड एक्सप्लॉइटिंग फार्मर्स हैव द पोटेंशियल टू स्ट्रीमलाइन वर्किंग ऑफ शुगर इंडस्ट्री एंड इंश्योर रीजनेबल प्राइस फॉर बोथ for farmers and consumer, provided the authorities concerned to take findings seriously and evolve fair mechanism for the purpose। ओके, सेंटेंस ज़रा लंबा है लेकिन मैं आपको बताऊंगा, आसान हो जाएगा। यानी कि जो कमिटिंग फ्रॉड, जो धोखा कर रहे हैं, एंड एक्सप्लॉइटिंग फार्मर्स, और फार्मर से फ़ायदा उठा रहे हैं, ये नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब होता है फ़ायदा उठाना लेकिन गलत चीज़ तरह से, फार्मर से फ़ायदा उठा रहे हैं। हैव द पोटेंशियल टू स्ट्रीमलाइन, और इनको जो पोटेंशियल है स्ट्रीमलाइन, सही काम भी कर सकते हैं। वर्किंग फॉर द शुगर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्रीज़ के लिए। इंश्योरिंग रीज़नेबल प्राइस, और जो मुनासिब दाम है प्राइस शुगर का वो ले सकते हैं। बोथ फॉर फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स, फार्मर्स से भी, फार्मर्स के लिए भी और कंज्यूमर्स, फार्मर्स जो प्रोडक्ट करते हैं और कंज्यूमर जो आम लोग ख़रीदते हैं, जैसे कि हम ख़रीदते हैं चीनी वगैरह, उसको कंज्यूमर्स कहते हैं। प्रोवाइडेड द अथॉरिटीज़ कंसर्न्ड, जो दिया गया है अथॉरिटीज़ कंसर्न्ड को, टेक द फाइंडिंग सीरियसली एंड इवॉल्व फेयर मैकेनिज़्म फॉर द पर्पस, फाइंडिंग को सीरियसली देखें और मैकेनिज़्म बनाएं इस मकसद के ऊपर। अभी मैं इसका सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ, यानी जो को फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं और कंज्यूमर्स को भी एक्सप्लॉइट करते हैं, और वो जो मार्केट को जब स्ट्रीमलाइन भी कर सकते हैं, सही तरह से ले सकते हैं, और प्राइसेस जो है वो रीज़नेबल ले सकते हैं। तो अथॉरिटीज़ कंसर्न को कहा गया है, जो ज़िम्मेदार हैं अथॉरिटीज़ में हैं, कि भाई आप इसके ऊपर चेक करें। अब मैं यहाँ पे आपको लफ्ज़ बताऊँ, वर्ड अथॉरिटीज़ कंसर्न, ये अथॉरिटी के बाद जब कंसर्न लिख के आए, यानी अथॉरिटीज़ कोई भी एम्प्लॉई हो या गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव हो, उसके बाद कंसर्न यानी जो चीज़ उससे ताल्लुक़ रखे। अगर ये मिसाल के तौर पर कंसर्न यहाँ पे आ जाता, कंसर्न अथॉरिटीज़ अगर लिखा जाता, तो इसका मतलब होता परेशान अथॉरिटीज़। कंसर्न अथॉरिटीज़ यानी यहाँ पे कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ अगर यहाँ पे लिखा हुआ होता और यहाँ पे जो है इसको मिसाल के तौर पर रिमूव कर दें, तो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़, इसका मतलब ये हुआ जो अथॉरिटीज़ है वो परेशान है। ओके, जो कंसर्न जब पहले आ जाए तो उसका मतलब चेंज हो जाता है। ये एक ऐसा एडजेक्टिव है। और भी एडजेक्टिव अगर आपको समझ में आए, मुझे पता है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगर आपको आता है इस तरह का एडजेक्टिव जिसको पहले रखने से पहली माना होती है और अलग साथ नाउन के बाद रखें तो दूसरी, तो वो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा। दिस शुड बी priority as the sugar barons raked in windfall profit of ₹100 billion during the sugar crisis this year alone। दिस शुड बी priority यानी कि ये इस चीज़ को तरजीह देनी चाहिए, अवलियत देनी चाहिए। शुगर बेरोंस जो हैं, शुगर बेरोंस यानी जो शुगर को कंट्रोल करते हैं। बेरोंस एक तो वर्ड है, नाउन, इसका मतलब होता है नोबल, हाई रैंक है इन ब्रिटिश, और दूसरा मतलब इसका ये होता है जो मार्केट को कंट्रोल करते हैं। अगर कहें ड्रग बेरोन, शुगर बेरोन, इंडस्ट्री बेरोन, तो इसका मतलब है वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री के का कंट्रोल करते हैं, वो उसके रईस हैं।
रेक्ड इन अ विंडफॉल प्रॉफिट्स, उनको मिला है, रेक्ड इन यानी ज़्यादा मिला है, विंडफॉल प्रॉफिट्स, अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट, विंडफॉल प्रॉफिट यानी मतलब अनएक्सपेक्टेड, बहुत ही फ़ायदा हुआ है, हैरान कन फ़ायदा हुआ है, ₹100 बिलियन का शुगर क्राइसिस के दौरान दिस ईयर, जबकि शुगर का क्राइसिस भी है और इनको फ़ायदा भी हुआ है अलोन। तो ये बात बहुत अजीब है, वो ये कह रहे हैं। और क्राइसिस का मैंने बात आपको बताया था, अगर इस आय की जगह ई आ जाता तो ये जो हो जाता प्लूरल हो जाता, लेकिन जहाँ पे आय है तो ये जो है सिंगुलर है। आगे चलते हैं। देयर इज़ लॉजिक in the argument that subsidy was provided by the government under policy decision। यहाँ पे एक लॉजिक तो जुड़ती है, लॉजिक यानी मंतक, यानी किसी चीज़ का होना, एक आर्ग्यूमेंट है, बहस है, जो सब्सिडी है वो तो गवर्नमेंट के ज़रिए ही उनको मिली है, अंडर द पॉलिसी डिसीशन यानी एक पॉलिसी में ये फैसला हुआ था। एंड देयर फॉर और तो इट वुड बी रॉन्ग टू पुट ब्लेम्स इन दिस रिगार्ड्स ऑन शुगर इंडस्ट्री, ये सही भी नहीं होगा अगर पूरे का पूरा इल्ज़ाम हम शुगर इंडस्ट्री के ऊपर दे दें। यानी गवर्नमेंट ने सब्सिडी की है, ये बात सही है, तो इंडस्ट्री ने उसको बेनिफिट किया है, लेकिन पूरे का पूरा इल्ज़ाम शुगर इंडस्ट्री को फिर नहीं दे सकते। आगे बताता है बट लगा के, बट कंजंक्शन है, आपको पता है जब आप नाउन वर्ब और कंजंक्शन को समझेंगे तो अंग्रेज़ी की आपको बहुत समझ आ जाएगी, अगर इनको आप मिस करेंगे तो फिर आपको पता नहीं चलेगा। बट कंजंक्शन है क्योंकि कनेक्ट करता है सेंटेंस को। देयर आर आल्सो इश्यूज़ ऑफ टैक्स इवेजन, यहाँ पे कुछ और भी इश्यूज़ हैं जैसे कि टैक्स इवेजन। अब यहाँ सब्जेक्ट जैसे कि नहीं भी है तो देयर को हम डमी सब्जेक्ट मान सकते हैं। टैक्स छूट की, फेक रिपोर्ट्स, गलत रिपोर्टें, कंटिन्यूएशन ऑफ सब्सिडी, और सब्सिडी जो है उसको वो मिल ही रही है। when dollar appreciated dramatically resulting into earning of billions of rupees by sugar exports, जैसे कि एक तो डॉलर जो है इंक्रीज़ हो रहा है, एप्रीशिएटेड यानी एक तो मतलब होता है किसी चीज़ को सराहना, दूसरा मतलब होता है इसका यहाँ पे जो है इंक्रीज़ इन वैल्यू, प्राइस, डॉलर की प्राइस बढ़ भी रही है, ड्रामेटिकली तजब यानी अजीब लग रहा है, रिजल्टिंग इन अर्निंग ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज़ बाय शुगर एक्सपोर्ट्स, और जो शुगर बाहर एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, बेच रहे हैं, उनको भी बिलियंस का बेनिफिट हो रहा है। नॉन पेमेंट ऑफ सपोर्ट प्राइस टू फार्मर्स एंड डिटर्मिनेशंस, नॉन पेमेंट यानी नॉन पेमेंट नाउन है, इसका मतलब होता है फेल्यूअर टू पे, यानी पैसे देने में, पेमेंट देने में नाकाम रहना। मिसाल के तौर पर आप अगर किसी से प्रॉमिस करते हैं कल आपको ये जो पैसे हैं हम दे देंगे, अगर नहीं देते हैं तो ये आप फेल्यूअर कर गए, डिफ़ाल्टर हो गए, तो इसका मतलब होता है नॉन पेमेंट, इसका सिनोनिम डिफ़ाल्टर भी आप कह सकते हैं, डिफ़ाल्ट। आप सपोर्ट प्राइस, कीमत की सपोर्ट प्राइस में सपोर्ट करने के बजाय फार्मर्स के लिए, तो जब लिख के आता है तो उसको ये बताता है किसका, यानी ये फार्मर का बता रहा है। एंड डिटर्मिनेशन ऑफ वेट ऑफ शुगर केन्स एट 50 to 30% लेस देन एक्चुअल वेट बाय ऑल मिल्स। और अजीब बात तो ये है डिटर्मिनेशन यानी कैलकुलेट जो कर रहे हैं, जो ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि वेट जो है शुगर का अराउंड 15 to 30% से वो लेस है देन एक्चुअल वेट बाय ऑल मिल्स। यानी मिसाल के तौर पर अगर ये अगर मिसाल के तौर पर 50 का है तो 15 to 30% वो लेसर है, यानी 20-25% आ जाता है। ये सूरत हाल है सभी मिल्स की, तो सभी मिल्स यही बता रही हैं। इन द बैकड्रॉप ऑफ लार्ज स्केल रॉन्ग डूइंग से, बैकड्रॉप का मतलब होता है कोई सीन, यानी किसी चीज़ का बताए, इत्तेफाक से हेल्प करे, यानी जो सीन है लार्ज स्केल रॉन्ग डूइंग्स बाय शुगर माफिया, जो शुगर माफिया ने गलत किया है, रॉन्ग डूइंग्स यानी जो किसी चीज़ कोई काम गलत करना, माफिया जब भी आता है तो वो कोई गलत ही काम करती है, तो शुगर माफिया। ऑल सीनियर एलिमेंट्स वुड श्योरली अप्रिशिएट द डिसीजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू गो डीप इनटू स्कैंडल एंड मेक रिपोर्ट पब्लिक। ये आसान, बहुत ही आसान सेंटेंस है, आपको समझ में आ ही जाएगा। ऑल सेनर एडजेक्टिव है, इसका फर्स्ट डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है सेन, दूसरी सेनर, और थर्ड डिग्री सेनरेस्ट, ओके डी, और फर्स्ट डिग्री है सेन, ये जो है एडजेक्टिव है।
ओके, यानी जो भी सही ज़हन रखता है वो श्योरली अप्रिशिएट करेगा, यकीनन इसको दाद देगा। अप्रिशिएट यानी दाद देना। टू डिसीजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ने जो फैसला किया है टू गो डीप इनटू द स्कैंडल एंड मेक रिपोर्ट पब्लिक, ताकि इस स्कैंडल में और भी ज़्यादा जाए और रिपोर्ट को और भी पब्लिक करे, लोगों को पता चल जाए कि क्या मसला हुआ है। अप्रिशिएट यहाँ पे जो है इसका मतलब होता है दाद देना। हाउ एवर, इतना ऐसे कि दिस शुड नॉट इन द मैटर एज अ रियल टास्क लाइज अहेड, इसको अभी नहीं समझा जाए हकीकी मसला, आगे झूठ तो और भी है। ये एक शेक्सपियर की तरह इसने शायरी के वर्ड्स लिखे हैं। ओके, वी मस्ट नॉट फॉरगेट दैट द कमीशन वाज सेट अप अगेंस्ट द बैकड्रॉप, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। अभी यहाँ पे लिखा है मस्ट नॉट, अगर शुड होता, शुड आबली जो मोडाल है, मस्ट भी मोडाल है, मस्ट में ज़रूर नहीं करना चाहिए। अगर शुड होता तो ये लेस स्ट्रांग होता, करना भी चाहिए नहीं भी करना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है मस्ट नॉट, ये नहीं होना चाहिए, भूलना नहीं होना चाहिए कि कमीशन वाज सेटअप अगेंस्ट बैकड्रॉप ऑफ साइकिल ऑफ शुगर प्राइस हाइक, कमीशन को जो बिठाया गया था साइकिल ऑफ शुगर की प्राइस को बढ़ाने के लिए, रिजल्टिंग इन टू एप्रिसिएशन ऑफ प्राइस फ्राम 54 to 94 किलो एंड रेट इज स्टिल होवरिंग अराउंड 82 किलो। इसके मतलब कहने का ये जो कमीशन सेट की गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप जो है शुगर की जो प्राइस बढ़ी है वो आप सिर्फ बताएं, क्योंकि आप देख रहे हैं अभी तक होवर अराउंड हो रहा है। होवर अराउंड जो है फ्रेजिकल वर्ब है, इसका मतलब यानी ये 82 की प्राइस पे 82 के पर किलो मिल रहा है, अराउंड यानी किलोज, हावरिंग अराउंड यानी किलोज, यानी 81 80 82 इतना मिल रहा है, इतने में मिल रहा है। तो होवर अराउंड का ये मतलब होता है, यानी किलोज प्राइस 82 तक है। यानी कमीशन सिर्फ इसलिए नहीं बैठी है कि सिर्फ ये हमें बताएं, और काम भी होने चाहिए, इसका मतलब। इफ़ प्राइसेस वर इंक्रीज्ड अनजस्टिफाइबली देन दीज मस्ट बी रिवर्स टू प्रोवाइड जेन्युइन एंड ड्यू रिलीफ टू द कंज्यूमर, आगे बता रहा है जो इसने यहाँ पे बताया था और इसको आगे डिफ़ाइन कर रहा है। अगर कीमत वाकई इंक्रीज़ हुई है अनजस्टिफाइबली, कानून के ख़िलाफ़, जो कानून में है, यानी अगर गवर्नमेंट कहती है भाई आप 70 में भेजो, वो 80 में भेज रहे हैं, अगर 60 में भेजो 70 में भेज रहे हैं, ये अनजस्टिफाइबल है, अगेंस्ट द लॉ है। ओके, अगेंस्ट लॉ, कानून के अगेंस्ट में अगर ये बेची गई है तो इसको रिवर्स किया जाए, पीछे लिया जाए असली प्राइस पे, एंड प्रोवाइड जेन्युइन ड्यू रिलीफ टू कंज्यूमर, और हकीकी रिलीफ दिया जाए कंज्यूमर्स को, ड्यू रिलीफ यानी जो उनका हक बनता है। हु इज़ स्टिल बीइंग फ्लीज्ड ओपनली, जो अभी तक प्राइस ज़्यादा पे कर रहे हैं, ये पैसे वाइज है। हु इज़ स्टिल बीइंग फ्लीज्ड ओपनली, कौन? ये कंज्यूमर की बात कर रहा है, यानी कंज्यूमर अभी भी प्राइस ज़्यादा दे रहे हैं उसको ख़रीदने में। फ्लीज्ड वर्ब है, इसका मतलब है किसी चीज़ का प्राइस जो अपनी मर्ज़ी से लेना, यानी वो अभी भी लुट रहे हैं प्राइस के हवाले से, यानी प्राइस उनसे ज़्यादा लिया जा रहा है। द स्कैंडल हैज़ आल्सो रेज्ड क्वेश्चन अबाउट क्वालिटी ऑफ डिसीजन टेकन बाय द इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ द कैबिनेट, इसका शॉर्ट फॉर्म ECC है। स्कैंडल जो है, जो स्कैंडल यानी जो मसला हुआ है, जो गड़बड़ी हुई है, स्कैंडल यानी जो गड़बड़ी हुई है, उसने क्वेश्चन जो है वो रेज़ किए हैं, खड़े किए हैं अबाउट क्वालिटी डिसीजन, उस फैसले को जो क्वालिटेटिव है यानी बहुत ख़ास है, टेकन बाय इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी कैबिनेट जो जिन्होंने लिया है, एंड दियर रबर स्टैंपिंग बाय फेडरल कैबिनेट, और जो फेडरल कैबिनेट के रबर स्टैंपिंग है। रबर स्टैंपिंग वर्ब है, इसका मतलब होता है जो किसी और का जो फैसला हो वो कोई और दे दे, या जो कानून में जो मिसाल लॉ में बने तो उसको उतना फॉलो नहीं किया जाए। तो इसके कहने का मतलब ये है इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बनाती है तो फेडरल कैबिनेट को उसकी तरह से सर्व करना चाहिए, या बजाय कि वो अपनी तरह से उसको देखें नज़र से। रबर स्टैंपिंग आप ये जो है इसको आप नोट करिएगा, यानी आप जैसे कि ऑफिशियल अप्रूवल मिल गया अभी जो है फेडरल कैबिनेट की तरफ से, विदाउट कंसीडरिंग केयरफुली, यानी इसको जो रबर स्टैंपिंग का मतलब ये होता है किसी चीज़ को अप्रूव करना बिना गौर किए गए, यानी प्राइस 82 रख दी, 90 रख दी और गौर भी नहीं किया गया, तो ये नहीं होना चाहिए। रबर स्टैंपिंग वर्ब है।
It must be ensured that these forums make decision in interest of the general public and not become tools in the hands of vested interest. ये बिल्कुल पक्का फैसला करना चाहिए इन फोरम्स को। फोरम्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जो फेडरल कैबिनेट है, जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन है और भी जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको पक्का फैसला करना चाहिए कि आप जो है वो अपनी मर्ज़ी से फैसला ना दें और जो सिर्फ आपके फ़ायदे में हो, यानी जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को भी देखना चाहिए। ये नहीं कि आप अपने फ़ायदे को सिर्फ देखें। वेस्टेड इंटरेस्ट का मतलब होता है जो चीज़ आप सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए सोचें, गवर्नमेंट का, लोगों का भी फ़ायदा हो और आपका भी हो, लेकिन उतना ये जो है सही नहीं होता है। इन इन्फ्लुएंशियल सर्कल्स, और जो इन्फ्लुएंशियल सर्कल्स है, जो असरअंदाज करने वाले सर्कल्स हैं। सर्कल्स क्या होता है? जिसमें लोग होते हैं, यानी सर्कल्स यानी इन्फ्लुएंशियल सर्कल यानी बड़े लोगों का ग्रुप, ओके, बड़े बिजनेसमैनों का ग्रुप। रिफॉर्मिंग ऑफ द एंटायर वर्किंग एंड ऑपरेशन ऑफ शुगर इंडस्ट्री शुड बी टॉप प्रायोरिटी। पूरे शुगर इंडस्ट्री में जो है रिफॉर्मेशन, सुधारे लाने चाहिए, ये टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, इस चीज़ को अहमियत देनी चाहिए। एज एनी इम्प्रेशन ऑफ पॉलिटिकल विच हंटिंग वुड प्रूव टू बी काउंटर प्रोडक्ट। ओके, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको क्लियर करूँगा। विच हंटिंग का मतलब ये होता है, मिसाल के तौर पर अगर आप किसी को विच हंट करते हैं तो उसके ख़िलाफ़ बस फैसला देते हैं बिना कुछ जानकारी के लिए। जिस तरह से विच हंट करती है, यानी जिसको भी हंट करती है वो कोई मासूम होता है, कुछ भी होता है, उसको हंट कहती है, विच। ओके, ये विच हंट पॉलिटिकल फैसला नहीं होना चाहिए, यानी किसी ने कह दिया इसका दोष है तो उसको ही ठहरा जाए। वुड प्रूव टू बी काउंटर प्रोडक्ट, ये साबित होगा उस फैसले के ख़िलाफ़। प्रोडक्ट यानी फ़ायदा, काउंटर मतलब उसके ख़िलाफ़, काउंटर प्रोडक्ट यानी उम्मीद से यानी उम्मीद के अगेंस्ट हो, एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट हो, उसको कहते हैं काउंटर प्रोडक्ट। इस लफ्ज़ को भी आप नोट करिएगा, अगेंस्ट एक्सपेक्टेशंस, उम्मीद के ख़िलाफ़। टू द अवॉर्ड ऑब्जेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट, अवॉर्ड ऑब्जेक्ट जो है इसका मतलब होता है जो आपने पब्लिक से कहा है ओपनली, यानी जो गवर्नमेंट जब पब्लिक में आई थी उन्होंने कहा था हम ये करेंगे, वो करेंगे, सही करेंगे, तो अवॉर्ड ऑब्जेक्ट जो आपने वायदे किए थे, यानी जो आपने पब्लिक को कहा था, जिस गवर्नमेंट ने ऑफ द गवर्नमेंट के लिए, टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकनॉमी। और ये इस तरह से भी बेहतर होगा कि डिफरेंट सेक्टर्स की जो इकनॉमी होगी ना, उसमें जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, यानी कोई उसमें इन्वेस्ट करेगा, खर्च करेगा और इकनॉमी सेक्टर्स में, उसके लिए भी बेहतर होगा। यानी रिपोर्ट पब्लिक होगी, सब कुछ साफ़ हो जाएगा, तो ये सारा कुछ जो है वो क्लियर हो जाएगा। होप डेट आपको एडिटोरियल अच्छा लगा होगा। तो इसमें ज़्यादा ग्रामर नहीं थी, इसमें वोकेबुलरी बहुत थी, इसलिए मैंने आज सोचा आपकी वोकेबुलरी जो है वो स्टेबल हो जाए। लेकिन इसमें एक ग्रामर का वेन का वर्ड आया था। वेन जो होता है वो एक तो टाइम को रेफ़र करता है और दूसरा वाइल आया था, वो भी साइमल्टेनियस सिचुएशन को डिफ़ाइन करता है, और लॉन्ग होती है तो उसको भी डिफ़ाइन करता है। लेकिन ये मैंने जो ग्रामर की सीरीज़ लॉन्च की है अभी, मैं उसमें आपको ज़्यादा समझाऊंगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो नए चैनल पे आएँ वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जब मैं और भी इन्फॉर्मेटिव इस तरह का वीडियो बनाऊं तो आपको जो है नोटिफिकेशन आ जाए और आप इसको आसानी से देख सकें। और शेयर करने का मतलब ये होता है कि जिनको इसकी ज़हनन ज़रूरत होगी, अगर ज़्यादा शेयर करेंगे, दूर दराज गाँव में जो लोग हैं सेंटर्स अटेंड नहीं भी कर रहे हैं, तो उनको बहुत बेनिफिट होगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और वीडियो को जब आप कंप्लीट देखेंगे तो आपको टोटल वोकेबुलरी समझ में आ जाएगी, और इसमें काफ़ी ज़बरदस्त वर्ड्स थे, इसीलिए मैंने ये एडिटोरियल सिलेक्ट किया था। ये जो मैंने आपको नोट करवाए सारे, आप इनको जो है प्रैक्टिस करें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच।